पर कभी कभी कुछ बेहद ख़ास मौक़ों पर उसे राघव की गैर मौजूदगी काफ़ी खलती भी थी। उस दिन वो ऑटो में गृहस्थी का सामान लेकर 2 घंटे बाद घर लौटी तो थक कर चूर हो चुकी थी। गोद में पीयूष को लिए हुए ही उसने दोनों हाथों से भरे हुए थैले उठाना चाहे तो लगा कि चक्कर खाकर कहीं गिर न पड़े। तभी न जाने कहाँ से बद्रीनाथ आ टपका था। तुरंत फुर्ती से बद्रीनाथ ने मधु को सामान सहित और पीयूष को घर के अंदर पहुंचा दिया था। शिष्टा के कारण मधु ने उसे चाय पीने के लिए रोक लिया। वो चाय बनाने रसोई में पहुंची तो पीयूष ने पोटी कर दी। मधु उसके कपड़े बदल कर लाई। तब तक देखा बद्रीनाथ ने 2 प्यालों में चाय सजाए उसका इंतज़ार कर रहा था। अरे तुमने क्यों तकलीफ़ की? मैं तो आ ही रही थी। मधु को संकोच ने आ घेरा था। तकलीफ़ कैसी मैडम? आपको इतना थका देखकर मैं तो वैसे भी कहने ही वाला था कि चाय मुझे बनाने दीजिए पर। अच्छा बैठो, चाय पियो। मधु ने सामने के सोफ़े की ओर इशारा करते हुए कहा। अच्छा तुम इधर कैसे आए? इधर मेरा कज़न रहता है, उसी से मिलने जा रहा था कि आप दिख गईं। चाय पीते हुए बद्रीनाथ ने पूछा। मैडम साहब कहीं बाहर नौकरी करते हैं? अरे नहीं, इसी शहर में हैं, पर ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए घर देर से आते हैं। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। मधु कह तो गई, पर फिर बात बदलते हुए बोली। तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ पिताजी हैं जो गांव में रहते हैं। शादी अभी नहीं हुई है। थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए शहर आके नौकरी करने लगा। पढ़ने लिखने का शौक़ है, इसलिए पुराने मालिक ने यहाँ लाइब्रेरी में लगवा दिया। कहते हुए बद्रीनाथ उठ खड़ा हुआ। मधु उसे बाहर छोड़ने आई। उसे वापस उसी दिशा में जाते देखकर मधु ने टोका। तुम अपने कज़न के यहाँ जाने वाले थे ना? हाँ हाँ, पर आज यहीं बहुत देर हो गई है, फिर कभी चला जाऊँगा। उसका रहस्यमय व्यवहार मधु की समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो ये भी शक होने लगा था कि वे अपने कज़न से नहीं बल्कि उसी से मिलने आया था। रात को मधु ने राघव को बद्रीनाथ के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर राघव बोले, भाई कमाल है, एक तो बेचारा तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है और तुम हो कि उसी पर शक कर रही हो। खुद ही तो कहती रहती हो कि मैं गृहस्थी और पीयूष को अकेले संभालते संभालते थक जाती हूँ, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। अब अगर ये हेल्पिंग हैंड आ गया है तो अपनी शिकायतों को ख़त्म कर दो। चाहो तो उसे काम के बदले पैसे दे दिया करो, ताकि तुम्हें उससे काम लेने में कोई संकोच न हो। ये भी ठीक है। मधु को राघव की बात जच गई। अब मधु बद्रीनाथ की मदद ले लेती। वो तो हर रोज़ आने को तैयार था, पर मधु का रवैया भांप कर वो कम ही आता था। हाँ, जब भी बद्रीनाथ आता मधु के ढेरों काम निपटा जाता, कभी बिना कहे ही। शाम को ढेरों सब्जियां लाकर पहुंचा जाता। मधु उसी हिसाब से कुछ ज़्यादा ही पैसे पकड़ा देती। फिर वे देर तक पीयूष को खिलाता रहता। तब तक मधु सारे काम निपटा लेती। फिर मधु उसे खाना खिलाकर ही भेजती थी। पैसे लेने में शुरू में तो बद्रीनाथ ने बहुत आनाकानी की, पर जब मधु ने धमकी दी कि फिर यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है तो वे पैसे लेने को मान गया। पीयूष भी अब उसे बहुत हिल मिल गया था। मधु को भी उसकी आदत सी पड़ गई थी। बद्रीनाथ का पढ़ने का शौक़ भी मधु के माध्यम से पूरा हो जाता था, क्योंकि वे लाइब्रेरी से अच्छी किताबें चुनने में उसकी मदद करती थी। किसी अच्छी किताब के बारे में उसे काफ़ी समझाती। इस तरह से अपनी ज़िंदगी में अब मधु को भी कुछ सार नज़र आने लगा था। वो बद्रीनाथ को छोटे भाई की तरह स्नेह करने लगी थी। बद्रीनाथ के मुंह से भी
अब उसके लिए मैडम की जगह दीदी संबोधन निकलने लगा था, जिसे सुनकर मधु का मन बड़ी बहन के बड़कपन से फूल उठता था। राघव भी खुश था।